ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, मैलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ इसके मॉड्यूल पे डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। और आज जो हमने बात करनी है वो एक डिफरेंट किस्म की सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी है जो कि डेटाबेसेस की इम्प्लीमेंटेशन को बेसिकली टारगेट करती है और इसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो पहली बात तो ये है कि बेसिकली आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो आज से कोई 20 साल पहले की अगर बात करें तो उस ज़माने में वेब पेजेस क्या होते थे। एक स्टैटिक वेब पेज होता था, आपने रिक्वेस्ट भेजी तो आपको एक पूरी की पूरी HTML फाइल और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आ जाते थे, ठीक है। और ये फाइल जो है किसी फोल्डर में पड़ी होती थी। वेब पेज, जितने भी वेब पेजेस हैं, वेब ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे फोल्डर में पड़े होते थे और आप जिस टाइम पे जब मर्जी उस चीज़ को रिक्वेस्ट करें वही फाइल जो है आपको रिटर्न होती थी। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके जो वेब पेजेस हैं वो स्टैटिक से डायनामिक हो गए कि अब बेसिकली क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर डेटा पड़ा होता है और बेस्ड ऑन दोज एंट्रीज आपको एक वेब पेज डिस्प्ले कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब डायनामिक वेब पेजेस हैं। तो बेसिकली अगर कोई सिंपल एग्जांपल लें तो आप एक पेज ओपन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर लेट्स सपोज एक फॉर्म है। फॉर्म का मतलब है कि बटन्स होंगे, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, पासवर्ड, या फिर सर्च करते हैं तो सर्च का एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्सेस काफ़ी कॉमन है। अब द थिंग इज कि टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन डालता है और फिर बटन दबा देता है ओके या एंटर जो भी, तो क्या होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो पेज में टेक्स्ट बॉक्सेस में पड़ी हुई थी वो सर्वर को भेज दी जाती है। सर्वर उस इंफॉर्मेशन को लेता है, उसे इस्तेमाल करके एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता है, ठीक है, और फिर उस क्वेरी को रन कर देता है। और जब डेटाबेस पे वो क्वेरी रन होगी तो डिपेंडिंग ऑन कि उस फॉर्म का मकसद क्या था, उस वेब पेज का मकसद क्या था, या तो आपको यूज़र जो है उससे डेटा रिटर्न कुछ किया जाएगा या फिर यूज़र ने जो डेटा भेजा था वो डेटाबेस के अंदर एंटर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि टेक्स्ट बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन डालने की बजाय अगर यूज़र कोई पार्शियल क्वेरी डाल दे, एसक्यूएल क्वेरी, तो फिर क्या होगा। क्योंकि हमने देखा है कि उन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है सर्वर उसे एक क्वेरी के अंदर डाल के क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। तो अगर इंफॉर्मेशन की बजाय आप क्वेरी ही डाल दें तो सर्वर उस क्वेरी को क्वेरी के अंदर डाल के एग्जीक्यूट करेगा। ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर बेसिकली इस सवाल के जवाब पे फोकस करेगा। क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हाँ जी क्लास। अब्दुल्ला, आमिर, फुरकान, अहमद। यस सर। जी सर, आ रही है। आ रही है। डेटाबेसेस तो आपने पढ़ लिया हुआ है ना? जी ठीक है, परफेक्ट है। यस सर। थैंक यू। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है? बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का गोल ये होता है कि उन टेक्स्ट बॉक्सेस में जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यूज़र जो है वो इंफॉर्मेशन एंटर करेगा, कोई डेटा एंटर करेगा, तो यूज़र क्या करता है वहाँ पे कोई मलिशियस एसक्यूएल कमांड एंटर कर देता है, ठीक है। और ये कमांड जब सर्वर तक पहुँचती है तो सर्वर इस कमांड को किसी और एसक्यूएल क्वेरी के अंदर इंसर्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है। और क्योंकि ये भी एसक्यूएल क्वेरी है और जो सर्वर ने रन करना है वो भी क्वेरी है, तो क्या होता है कि बेसिकली एक वन बिग क्वेरी रन होती है जो कि डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकती है या डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकती है, ठीक है। और इसका अटैकर को क्या फ़ायदा होगा, तो अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू या तो डेटाबेस के टेबल में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो डंप करवा देगा यानी डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये सिर्फ रीड होगा, रीड अटैक। उसमें फॉर एग्जांपल आपका यूज़र नेम, पासवर्ड हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में पड़ी होती है, उसे यूज़र रीड कर सकता है।
दूसरी चीज़ जो यूज़र अटैकर कर सकता है वो हो सकता है कि उस डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसे मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है। ठीक है, मॉडिफाई का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर किसी पेज को आपने हैक किया है, एज इन किसी कोई ऐसा वेब पेज है जो कि डेटाबेस की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे पेज को जनरेट करता है, ठीक है, और आप और अटैकर जो है उस डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दे, तो जो एक्चुअल वेब पेज डिस्प्ले होगा वो फिर डीफेस हो चुका होगा, यानी उसकी शक्ल बिगाड़ दी होगी। और उसके यहाँ पे डिलीट भी कर सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी तरीके से जो ग्रेडिंग पोर्टल का से एसोसिएटेड जो डेटाबेस है उसके टेबल को आप किसी तरीके से डिलीट कर दें तो आप अंदाज़ा कर लें कितना मसला होगा, सारे लोगों के ग्रेड जो है वो गायब हो जाएंगे ओवरनाइट। ठीक है, और तीसरा टैग जो हो सकता है वो हो सकता है कि एक अटैकर एक ऐसी क्वेरी जनरेट कर सकता है जिसे एग्जीक्यूट करने में सर्वर को डेटाबेस सर्वर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने का मतलब है कि बेसिकली आप एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर लें कि आपने एक यूजलेस क्वेरी जनरेट करवाई है, उसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जिसका किसी को फ़ायदा कोई नहीं है, पर इस जस्ट कि वो टाइम इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक कोई और क्वेरी रन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली मकसद हो सकते हैं अटैकर के कि वो क्यों सीक्वल इंजेक्शन अटैक करेगा और क्या ये कॉमन है कि नहीं। ठीक है, तो एक ज़माना था जबकि ये बहुत कॉमन थे, अब इसके खिलाफ काफ़ी डिफेंसेस आ गए हुए हैं और आजकल जिस तरीके से डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है वो भी एक सर्टन प्रोटेक्शन ऐड करता है जो कि हम बाद में जाके देखेंगे। ठीक है, पर वैसे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि 2016 तक जो है एक कंपनी है वेराकोड, उनकी स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की रिपोर्ट वो हर साल पब्लिश करते थे, तो उन्होंने ये बेसिकली ऑब्जर्व किया था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डोमेन्स की एप्लीकेशन को स्टडी किया एंड दे उनके लॉग्स को स्टडी किया एंड दे ऑब्जर्व के अराउंड 35% ऑफ द एप्लीकेशन जिन्हें वो स्टडी कर रहे थे, जिन्हें वो सैम्पल कर रहे थे, उनमें से 35% थी जो कि सीक्वल इंजेक्शन अटैक से अफेक्ट हुई थी। एक और एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक और कंपनी ने 2013 में एक वेबसाइट को बेसिकली उन्होंने वेबसाइट को स्टडी किया था और उन्होंने रिजल्ट शो किए थे कि एक ऐसी वेबसाइट थी जिसे एक दिन में 95,057 सीक्वल इंजेक्शन अटैक्स की रिक्वेस्ट आई थी, रिक्वेस्ट एज इन के अटैक डेटा आया था। और एक तीसरा एग्जांपल है और इसके बारे में थोड़ा सा शक है कि आया ये एग्जांपल वाकई ऑथेंटिक है कि नहीं, पर इंटरेस्टिंग है तो मैंने शेयर कर दिया था। वो ये था कि एक हैकर ने गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है उस पे नंबर प्लेट को कवर कर दिया किस चीज़ से, एक पार्शियल सीक्वल क्वेरी से। और मकसद क्या था कि अगर स्पीड कैमरा उसकी तस्वीर खींचता है तो क्लास बेसिकली स्पीड कैमरा कर क्या रहा होता है, आपकी गाड़ी जा रही है तो वो उसकी तस्वीर खींचता है और नंबर प्लेट जो होता है उस पे उसका जो इमेज वाला हिस्सा होता है, इमेज का जो नंबर प्लेट वाला हिस्सा होता है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू टेक्स्ट और फिर एक क्वेरी के थ्रू उस टेक्स्ट को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देता है। यानी आपकी गाड़ी अगर स्पीडिंग कर रही थी तो वो आपके नंबर प्लेट की तस्वीर खींचेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू टेक्स्ट और फिर एक ऐसी क्वेरी रन करेगा जो कि स्पीडिंग और चलान वाले डेटाबेस में आपके नंबर प्लेट को एंटर कर दे। तो इस बंदे ने क्या किया था, इसने बेसिकली एक पार्शियल क्वेरी जो है वो लिख दी और फिर क्या हुआ कि जब इस पार्शियल क्वेरी को किसी क्वेरी के अंदर डाल के इंसर्ट करने की कोशिश की तो बेसिकली ये आपको क्वेरी नज़र आ रही कि ड्रॉप डेटाबेस टेबल की क्वेरी है, तो वो एक टेबल ही पूरा ड्रॉप हो गया था। ठीक है, मैं फिर कह दूं कि आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये कितना रिलायबल खबर है, पर इंटरेस्टिंग था तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो यानी सीक्वल इंजेक्शन जो है ये होता है और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। यानी अगर आपकी कंपनी का एक डेटाबेस है, क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ आपकी ट्रांजैक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो अगर डेटाबेस ही कोई डिलीट कर दें या टेबल डिलीट कर दें तो आप अंदाज़ा कर लें आपका कितना नुकसान हो सकता है।
ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक तो होता है कि आपने अपने आप को इन अटैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। एज ए सिक्योरिटी पर्सन आपकी कोशिश होती है कि सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि सीक्वल इंजेक्शन और बाकी जो हमने ओवर द कोर्स ऑफ दिस लास्ट 23 लेक्चर हमने जो डिफरेंट अटैक स्टडी किए हैं, तो एज अ डेवलपर, एज अ सिक्योरिटी पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सॉफ्टवेयर को, अपने डेटा को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करें। ठीक है। पर हैविंग सेड दैट कोई ना कोई क्रैक रह जाता है जिसके थ्रू आपको अटैक किया जा सकता है। तो इसलिए फिर दूसरा जो आपका काम होता है वो ये भी होता है कि आपने डेटा की मल्टीपल कॉपीज मेंटेन करनी है और डिफरेंट मशीन पे मेंटेन करनी है। यानी जो फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कोर्स में आप फॉल्ट टॉलरेंस इन डिटेल देखेंगे, और उसका मकसद यही होता है कि अगर एक मशीन क्रैश करे या अटैक हो तो आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज पड़ी होनी चाहिए ताकि आप ओरिजिनल डेटा जो है उसे रिकवर कर सकें। ठीक है। और ये भी मेरे साथ भी जैसे एक मसला हुआ था कि मैंने अपने जो पीएचडी के सारे एक्सपेरिमेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी के एक सर्वर के ऊपर स्टोर किए हुए थे, और वो सर्वर जो है वो मुझे बताए बगैर वो किसी ने उसे फॉर्मेट कर दिया। तो मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स उस सर्वर पे थे वो सारे डिलीट हो गए थे। और पहली बात ही मुझे एडवाइज़र ने कही थी कि आपका ये पीएचडी का काम है और आपने इसकी कितनी कॉपीज़ बनाई हुई हैं। ठीक है। तो बात यह है कि आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा की हमेशा कॉपी बनाते हैं और डिफरेंट मशीन के ऊपर बनाते हैं, एक मशीन पे सारी कॉपीज़ नहीं बना देते। ठीक है। तो ये रूल याद रखना। एनीवे, मूविंग ऑन। तो सीक्वल इंजेक्शन अटैक जो है उसका एक तरीका कार क्या होता है, अभी हम एग्जांपल थोड़ी देर में देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर जो है, आप जब कोई भी वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं तो दूसरे एंड पे एक एप्लीकेशन सर्वर रन कर रहा होता है जो कि एक HTML पेज जनरेट करता है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक फॉर्म हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो HTML पेज जो है वो ओवर HTTP आपको भेज दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अटैकर जो है, अटैकर को जब वो HTML पेज नजर आ गया है, अब उसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसमें अटैकर जो है अपनी इंफॉर्मेशन डालने की बजाय, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो डालने की बजाय कोई सीक्वल का पार्शियल क्वेरी या कंप्लीट क्वेरी जो है, बेसिकली सीक्वल एक्सप्लॉइट कहला है, वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर डालेगा, टाइप करेगा और फिर फॉर्म सबमिट कर देगा, ओके बटन क्लिक कर देगा। जब ये इंफॉर्मेशन जो है सर्वर तक पहुंचेगी, एप्लीकेशन सर्वर तक, तो वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, इससे एक नया क्वेरी स्ट्रिंग बनाएगा। ठीक है। जिसके अंदर ये एक्सप्लॉइट वाला डेटा या एक्सप्लॉइट वाला मलिशियस क्वेरी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। तो वो जो क्वेरी स्ट्रिंग बनाएगा वो अब क्वेरी डेटाबेस सर्वर को भेज देगा। डेटाबेस सर्वर जो है उस क्वेरी को रन करेगा। ठीक है। और इस क्वेरी के अंदर मलिशियस वाला क्वेरी का सब क्वेरी भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये क्वेरी रन करेगा। अगर क्वेरी में कोई डेटाबेस मॉडिफाई करने वाला कमांड थी तो डेटाबेस मॉडिफाई हो जाएगा, और अगर कोई सिर्फ रीड वाली कमांड थी, फॉर एग्जांपल सिंपली सिलेक्ट था, तो फिर उस सिलेक्ट के नतीजे में जो डेटा जनरेट हुआ है वो जो है एप्लीकेशन को वापस भेज दिया जाएगा। और एप्लीकेशन को अगर कोई डेटा आया तो वो उस डेटा को रीड करके उससे एक नया HTML पेज जनरेट करके यूजर को वापस भेज देगी। ठीक है। और यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर कोई डेटाबेस सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर वगैरह फायरवॉल के पीछे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कैसे अटैक करेंगे, वो तो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो द थिंग इज कि अगर फायरवॉल के पीछे है भी तो याद रखें कि HTTP की रिक्वेस्ट भेजना जो है उसमें कोई इलीगल बात नहीं है। यानी फायरवॉल का मतलब है कि आप अगर किसी ऐसे पोर्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं जिसकी इजाज़त नहीं है तो फायरवॉल उसको तो रोक देगा। पर अगर आप फॉर एग्जांपल पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेब सर्वर को, तो वो तो ऑब्वियसली नेचुरल बिहेवियर है वेब सर्वर का,
वो तो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे से लोग पोर्ट 80 पे कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये भी इस अटैक की खूबसूरती है कि क्योंकि आप HTTP को इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहे हैं, तो चांसेस आर के HTTP को ब्लॉक नहीं किया होगा फायरवॉल्स ने। एनी क्वेश्चन क्लास? जहां तक आप सबको क्लियर है? सर। राइट, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं सीक्वल इंजेक्शन अटैक का, ठीक है। और इसमें अभी अजम्पशन है कि जो टेक्स्ट फील्ड है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि यूजर उसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज बैकएंड का जो कोड है वहां पे दो वेरिएबल्स हैं, एक टेक्स्ट यूजर आईडी का वेरिएबल है जिसके अंदर जो भी यूजर आईडी की वैल्यू पड़ी होगी वो स्टोर हो जाएगी, यानी यूजर जो है वो यूजर आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन डालेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। एक और वेरिएबल है टेक्स्ट सीक्वल का, और उसके अंदर बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, और आगे अटैच हो जाएगा जो भी यूजर ने आईडी स्पेसिफाई की थी। तो ये आपकी एक क्वेरी बन जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर पड़ी होगी। अब लेट सपोज जो टेक्स्ट बॉक्स था उसमें यूजर ने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो है 105 और 1 इज इक्वल टू 1, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब जब ये इंफॉर्मेशन सर्वर के पास पहुंचेगी तो सर्वर जो क्वेरी जनरेट करेगा वो बेसिकली ये होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 105 और 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये काफी इंटेलिजेंट किस्म की हरकत हुई है कि यूजर को पता है, अटैकर को पता है कि अगर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू डालूंगा तो जो बैक एंड पे सिलेक्ट स्टेटमेंट रन होगी वो बेसिकली उस न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करेगी यूजर आईडी के साथ। तो यहां तक तो ऑब्वियस था। जो आगे और 1 इज इक्वल टू 1 किया है वो बेसिकली सारा अटैक की बॉडी है। यानी अब क्या हो रहा है कि अगर ये क्वेरी रन होती है तो सर्वर, डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, डेटा, ये क्वेरी बाय द वे परफेक्टली वैलिड है, इसमें कोई सिंटैक्स वाइज कोई मसला नहीं है। तो डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, वो पहले कंपेयर करेगा कि यूजर आईडी 105 है कि नहीं। अगर यूजर आईडी 105 है तो फिर तो वो रो पूरे का पूरा रिटर्न हो जाना था, और अगर यूजर आईडी 105 नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, फिर वो अगली चीज चेक कर रहा है कि 1 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, और 1 इज इक्वल टू 1 हमेशा होता है, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये जो दूसरी वाली कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू होगी। और के अंदर आपको पता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो आपका ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो यानी वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 105 और 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमेशा ट्रू होगा। और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि यूजर्स टेबल के अंदर जितने भी रोज हैं उनके अंदर जो मर्जी यूजर आईडी हो, वेयर वाली कंडीशन ट्रू हमेशा होगी, और इसलिए उन रोज के अंदर जितना भी डेटा है, जितनी भी फील्ड्स हैं, वो सारी की सारी रिटर्न हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर यूजर ने 105 और 1 इज इक्वल टू 1 लिखा है तो क्या होगा कि पूरे का पूरा जो टेबल है यूजर्स का, उसमें जितने भी रोज हैं वो सारी की सारी रिटर्न हो जाएंगी। और ये काम बड़ा खतरनाक है क्योंकि यूजर टेबल के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, या अगर ईमेल और पासवर्ड पड़े हुए हैं, या फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर का डेटाबेस है तो यूजर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री पड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें लीक होना जो है काफी खतरनाक है। और सीक्वल इंजेक्शन अटैक जो है वो बेसिकली यही चीज लीक करवाना चाहता है। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट,
अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू की बजाय एक टेक्स्ट फील्ड है, यानी यूजर ने जो इंफॉर्मेशन एंटर करनी है टेक्स्ट बॉक्स में वो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो कुछ स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज बैकएंड के ऊपर दो वेरिएबल्स हैं, यू नेम जिसके अंदर यूजर नेम पड़ा होगा जो यूजर ने एंटर किया है, अटैकर ने एंटर किया है, और यू पास जिसके अंदर असूली तौर पे जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो स्टोर होगी। और इन दोनों वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए जो सीक्वल क्वेरी जनरेट होगी वो बेसिकली होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इज इक्वल टू जो भी यू नेम के टेक्स्ट यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू थी, फिर एंड पास इज इक्वल टू जो भी पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेरी होनी चाहिए। और आइडियली एक्सपेक्टेड है कि यूजर नेम के अंदर एक स्ट्रिंग होगा जो कि सादा यूजर नेम होगा, और पासवर्ड के अंदर एक स्ट्रिंग होगा जो कि सादा पासवर्ड होगा। और अगर नाम नाम के साथ मैच करता है और पासवर्ड पासवर्ड के साथ मैच करता है तो ओनली इन दैट केस उस रो के अंदर जो भी फील्ड हैं वो सारी की सारी रिटर्न हो जाएंगी। ये नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। मलिशियस बिहेवियर क्या होगा कि लेट्स सपोज यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड जो है दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में यूजर क्या लिखता है, डबल कोट और डबल कोट इज इक्वल टू डबल कोट। इस चीज का क्या मतलब है? अब देखें कि सीक्वल स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रहा है। यहां पे देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इज इक्वल टू, अब देखें यूजर ने क्या चीज एंटर की थी, डबल कोट और डबल कोट इज इक्वल टू डबल कोट। तो अब ये अच्छा स्ट्रिंग वाली क्वेरी में एक याद रखें कि न्यूमेरिक क्वेरी जो होती है उसमें नंबर की वैल्यू को सिंपली कंपेयर कर दिया जाता है। स्ट्रिंग वाली क्वेरी में क्या होता है कि जो भी चीज को कंपेयर करना है वो डबल कोट्स के अंदर होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अब देखें कि जो क्वेरी डेटाबेस ने एप्लीकेशन ने जो जनरेट करनी है उसमें क्या होगा कि वेयर नेम इज इक्वल टू डबल कोट, सॉरी सिंगल, ये एक डबल कोट, उसके बाद जो यूजर ने एंटर किया था डबल कोट वो आ गया, तो ये डबल कोट आ गया। और अगर आपको पता है कि डबल डबल हो इकट्ठे तो वो नल स्ट्रिंग होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहले वो चेक कर रहे हैं कि नेम जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है कि नहीं। उसके बाद क्या चीज आ रही है, और डबल कोट इज इक्वल टू डबल कोट, यानी डबल कोट ये अब कर रहे हैं कि नल स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोट, और वो अगले वाला जो बेसिकली क्या कहते हैं जो आपकी एप्लीकेशन ने अपनी तरफ से डबल कोट डाला है वो जब इसके आगे ऐड हुआ है तो अब क्या चीजें कंपेयर हो रही हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी आपको मैं फिर ये पॉइंट रिपीट कर दूं कि ये वाला पहला जो डबल कोट था ये एप्लीकेशन ने डाला है, दूसरा जो डबल कोट आया है वो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में डाला है, फिर और ये यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में डाला, फिर डबल कोट ये यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में डाला, फिर इक्वल टू ये भी यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में डाला, और फिर अगला जो डबल कोट है वो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में डाला, और उसके बाद वाला जो है वो एप्लीकेशन ने अपनी तरफ से इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे नाम को एप्लीकेशन कंपेयर करेगी नल स्ट्रिंग के साथ, अगर नाम नल है तो कंडीशन ट्रू है, वरना और एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और नॉट। और क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग तो ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा ट्रू होगा।
ठीक है, तो ये एक चीज होगी। और दूसरी कंडीशन थी कि पासवर्ड मैच करता है कि नहीं, तो पासवर्ड में भी वही वाला काम हुआ है कि चेक करेगा कि पासवर्ड एम्प्टी स्ट्रिंग है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर चेक करेगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग दोनों इक्वल होते हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं, जो कि ऑब्वियस ही हैं, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो इन दिस केस तो क्या हो रहा है बेसिकली कि आपका क्वेरी रन होगी डेटाबेस में, और अगर नाम और पासवर्ड दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग है फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो वैसे ही वो ट्रू हो जाना था। पर अगर नाम और पासवर्ड नहीं भी मैच करते, तो क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसलिए जो वेयर वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी, और टेबल के अंदर जितने रोज हैं वो फिर सारे के सारे रिटर्न हो जाएंगे, उनमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो रिटर्न हो जाएगी। और बाय द वे टॉय एग्जांपल है, ठीक है, एक पॉइंट क्लियर करने के लिए कि बेसिकली एक सीक्वल स्ट्रिंग को आप किस तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास न्यूमेरिक और टेक्स्ट फील्ड में बस ये फर्क होता है कि न्यूमेरिक में आपने कोई भी नंबर डाल दें, आपको डबल कोट्स और सिंगल कोट्स वगैरह का ध्यान नहीं रखना होता। ठीक है, पर टेक्स्ट फील्ड अगर है तो फिर जो कंपैरिजन करेगा, जो पीछे स्ट्रिंग बन रहा होता है उसके अंदर एप्लीकेशन बेसिकली डबल कोट्स इस्तेमाल करती है, जहां पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल को किसी एक्चुअल स्ट्रिंग लिटरल के साथ कंपेयर करना होता है। तो फिर आपने अगर कोई इंजेक्शन करनी है तो फिर इन डबल कोट्स को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चले, ये अभी मैं स्लाइड यहीं पर रख रहा हूँ, एक दफ़ा ये स्लाइड पूरी पढ़ लें, 2 मिनट लें और इस पूरी को पढ़ लें, इस पर थोड़ा सा गौर कर लें, फिर आगे चलते हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना लेट्स मूव ऑन। ऑल राइट, ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन की, जिसके अंदर आपने वेयर कंडीशन के आगे कोई ऐसा स्ट्रिंग अपनी तरफ से डलवा दिया कि वो कंडीशन वेयर की ट्रू होगी, और आपका सिलेक्ट जो है वो आपको पूरे का पूरा डेटा रिटर्न कर देगा। अब हमने देखना है कि आप एक क्वेरी के आगे कोई बिल्कुल सेपरेट क्वेरी इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। यानी इस एग्जांपल, पिछले एग्जांपल में क्वेरी एक ही थी, उससे पिछले एग्जांपल में भी क्वेरी एक ही थी। अब हमने देखना है कि मल्टीपल क्वेरीज कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन लेट्स सपोज कि आपके बैकएंड के अंदर जो कोड है वो एक वेरिएबल टेक्स्ट यूजर आईडी का है, जिसके अंदर यूजर आईडी पड़ी हुई है, न्यूमेरिक वैल्यू, और क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, और जो भी उस यूजर आईडी का टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू थी वो आगे अपेंड हो जाएगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। अब लेट्स सपोज यूजर अपने टेक्स्ट बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन डालता है 105 सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर्स। सेमीकोलन का क्या मतलब है?
सेमी कोलन जो है वो बेसिकली एक क्वेरी को दूसरी क्वेरी से सेपरेट करता है। जैसे C++ में आपने देखा है कि सेमी कोलन के बाद अगली लाइन आ जाती है, तो आप यहाँ पे भी समझें कि सेमी कोलन जो है एक चीज को दूसरी से सेपरेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो क्वेरी जनरेट होगी वो क्वेरी फिर ये बनेगी, सिलेक्ट, यानी एप्लीकेशन सर्वर जो है जब उसे यूजर का अटैकर का डेटा पहुंचेगा टेक्स्ट बॉक्स में जो उसने डाला है, तो एप्लीकेशन सर्वर क्या क्वेरी बनाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 105 सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर्स सेमीकोलन। अब देखें कि ये क्वेरी अगर रन होती है तो क्या होगा। सबसे पहले रन होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 105। अब चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन ट्रू ना हो, पहला पार्ट रन करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो डेटा रिटर्न हो जाएगा, ना ट्रू हुई तो डेटा नहीं रिटर्न होगा। पर जब पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर चुका है फिर अगली क्वेरी रन होगी, और अगली क्वेरी क्या थी, ड्रॉप टेबल सप्लायर्स। तो बेसिकली अगर दूसरी क्वेरी रन होती है तो आपके डेटाबेस में जो सप्लायर्स का टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है क्लास, कि यहाँ पे बेसिकली आपने एक बैच रन किया क्वेरीज का, कि एक की बजाय आपने मल्टीपल क्वेरीज डाल दी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, और जब पहली वाली रन होगी क्वेरी तो फिर उसके बाद जो दूसरी वाली क्वेरी है जो कि एक्चुअल मलिशियस पार्ट था वो आपने एग्जीक्यूट किया। इस सेमीकोलन के आगे आप कुछ और भी डाल सकते थे, यानी ड्रॉप टेबल सप्लायर्स सेमीकोलन, फिर कोई और ड्रॉप टेबल की कमांड भी डाल देते फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक बैच अटैक करने का भी तरीका होता है। आगे आ जाए आप, बैश एसक्यूएल में पहला तो न्यूमेरिक एग्जांपल था, अब अगर एक टेक्स्ट एग्जांपल देखना है तो लेट सपोज अटैकर जो है वो क्या इंफॉर्मेशन एंटर करता है, बुला बुला, आप समझ लें ब्ला ब्ला ब्ला, कोई रैंडम स्ट्रिंग, फिर कोट्स, उसके बाद सेमीकोलन, फिर ड्रॉप टेबल सप्लायर, फिर सेमीकोलन, और फिर हाइफन हाइफन। हाइफन हाइफन डालने का क्या मकसद है, तो अब ये क्वेरी जब आपका एप्लीकेशन सर्वर क्वेरी जनरेट करेगा तो वो ऐसे बनेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू ब्ला सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर्स सेमीकोलन डैश डैश, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कोट्स डले हुए हैं एंड पे। ये कोट्स बेसिकली कहाँ से आए हैं, तो द थिंग इज कि जब यूजर ने नेम को किसी स्ट्रिंग लिटरल के साथ कंपेयर करना है तो वो कैसे जनरेट करता है, वो करता है नेम इज इक्वल टू सेमीकोलन, सॉरी नेम इज इक्वल टू कोट्स, फिर जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू थी वो, और फिर अपनी तरफ से अगले कोट्स एंडिंग कोट्स वो डालता है। ठीक है, अब मसला क्या था, मसला ये है कि यूजर ने अगर डाला है ब्ला कोट्स तो ये कोट्स ने ओपनिंग कोट को क्लोज कर दिया, फिर सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर सेमीकोलन, अब एंड पे एप्लीकेशन सर्वर अपनी तरफ से तो एक कोट्स डालेगा ना, और वो कोट्स को हमने किसी तरीके से इग्नोर करना है, क्योंकि अगर इग्नोर ना किया तो क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो इनवैलिड बनेगा, और फिर क्योंकि सिंटेक्स ठीक नहीं है तो आपका डेटाबेस सर्वर उसको रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने दो डैश डाले हैं, ये दो डैश बेसिकली कमेंट का काम कर रहे हैं, कि बेसिकली यूजर कह रहा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू कोट्स, यहां तक जो है वो एप्लीकेशन ने खुद लिखा है, फिर ब्ला कोट्स ड्रॉप सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर सेमीकोलन डैश डैश, ये यूजरनेट की वजह से आ गया, और एंडिंग कोड जो था वो ऑब्वियसली एप्लीकेशन ने डालना था, क्योंकि नेम इज इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को स्टार्टिंग कोड और एंडिंग कोड के बीच में होना लाजमी था। ठीक है, तो ये बेसिकली जब आपने
डैश डैश डाल दिया है तो इसका मतलब है कि ये कमेंट है, इसके बाद अगर कोई भी चीज है उसको इग्नोर कर दो। अगर ये इग्नोर ना करते तो फिर इस क्वेरी स्ट्रिंग में क्या होना था? अगर इग्नोर ना करते, कमेंट ना होता, तो फिर क्वेरी स्ट्रिंग के एंड पे एक डैंगलिंग किस्म का एंडिंग कोड होता और डेटाबेस सर्वर कहता कि यार पिछला जो स्टार्टिंग कोड था वो तो क्लोज हो गया था, ये वाला जो है किसे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सिंटैक्स गलत हो, इनवैलिड है, सिंटैक्स एरर है, तो वो कमांड, वो क्वेरी रन ना करता। पर अब क्योंकि यूजर ने डैश डैश डाला है तो ये वाला पार्ट कमेंट आउट हो गया है, तो अब डेटाबेस सर्वर देखेगा कि ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली वैलिड क्वेरी है। और वो क्वेरी क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू ब्ला सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर सेमीकोलन। बस दो क्वेरीज हैं। पहले वो पहली वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो मर्जी आउटकम हो, उसके बाद अगली वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा विच इज ड्रॉप टेबल सप्लायर्स, और वो टेबल को ड्रॉप कर देगा। और ये एग्जांपल देने का मकसद क्या था कि आप लोगों को नजर आ जाए कि आप जब अटैकर बन के सोचते हैं तो आपने फिर थोड़ा हट के सोचना होता है। यानी आपको इस सिनेरियो का भी ध्यान रखना होता है कि फील्ड अगर न्यूमेरिक है तो आप नंबर डाल दें, और अगर टेक्स्ट फील्ड है तो आपने कोट्स का बंदोबस्त करना है। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई एंडिंग कोट है उसको किसी तरीके से आपने नहीं क्लोज करवाया तो फिर आपने किसी तरीके से उसे इग्नोर करवाना है, और इग्नोर करवाने के लिए फिर आप कमेंट वाला जो सिंबल होता है यानी डैश डैश वो इस्तेमाल करेंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत और इंटेलिजेंट अटैक है। यानी यहाँ पे आपको नज़र आता है कि एक डेटाबेस को वेब पेज के साथ लिंक किया जाता है। वेब पेज में जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो डेटाबेस में एज ए क्वेरी रन होती है, और अटैकर ने सोचा कि यार हम जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उसमें हम अगर क्वेरी डाल दें तो फिर क्या होगा दूसरे एंड पे? यानी क्वेरी को रन करेगी। और वहां पे फिर नजर आया कि यस, अगर आप किसी तरीके से क्वेरी भेज देते हैं सर्वर तक तो फिर वो क्वेरी रन करके आपका अटैक जो है वो इफेक्टिव बना सकता है। तो कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी का इस फील्ड की ये खूबसूरती है कि आप जब भी कोई अटैक देखते हैं तो आप आश कर उठते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंटली इसके बारे में सोचा गया है। यानी इट्स नॉट कि आप हथौड़ा लेके पहुंच गए, ताला तोड़ा और चीर उठा के घाल ले गए, नहीं। आपने सोचना है कि ये मशीन है, इसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन हो सकती हैं, उन प्रोटेक्शन को आपने कैसे बाईपास करना है। यानी आप जो है, अगर कोई आपको कहे कि यार ये वेब पेज है, ये लो सर्वर का पासवर्ड लो, ये लो सर्वर का यूजर नेम लो, जो मर्जी करना है करो, इसमें तो कोई खूबसूरती ना हुई। खूबसूरती ये है कि आपको ना यूजर नेम पता है ना पासवर्ड पता है, उसके बावजूद आपने सर्वर के अंदर अपनी क्वेरी रन कर लिया। ये सारी खूबसूरती होती है अटैक की। और अगर आप सिक्योरिटी वाले पर्सन हैं, दूसरी साइड पे हैं, तो फिर खूबसूरती क्या है कि इस तरह की चीज़ों को आपने प्रिएम्प्ट करना है, और अगर इस तरह का अटैक हुआ है तो आइंदा आपने इसकी प्रोटेक्शन जो है वो अपने सिस्टम के अंदर डालनी है। और वो अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं इसके साथ। एनीवे, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, अब आखिरी पार्ट है कि इसके खिलाफ आप डिफेंस टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करेंगे। यानी आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है, उसको आपने जोड़ा है, लिंक किया है किसी डेटाबेस सर्वर के साथ। अब यू हैव टू मेक श्योर कि यूजर जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म पे डालता है वो आप रन करेंगे तो कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक ना हो सके। तो क्लास, एनी सजेशंस? आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या करेंगे आप? आपने कोई लेट्स सपोज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है, तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपका सिस्टम सिक्योर हो? बताएं वॉलंटियर्स। चलें, क्लास गलत जवाब भी दे दें, आपके कौन से कोई नंबर कट जाने हैं, कौन सी कोई सजा मिलनी है। कोशिश करें। पहला डिफेंस क्या करेंगे जो ऑब्वियस है?
सर इनक्रिप्ट HTTPS क्या करेंगे? सर HTTPS प्रोटोकॉल यूज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज करें रादर देन HTTP। ठीक है, ओके। इस पे आपके ख्याल में एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक बच सकेगा कि नहीं, और अगर बच सकेगा तो किस फॉर्म में बचेगा? एनी आइडिया? कोई और जवाब देना चाहेगा मेरे सवाल का? चलें क्लास, देखें ये सजेशन अच्छी है और ये प्रोटेक्ट करेगी, पर किस तरीके से करेगी? तो देखें, पहली बात तो ये है कि एक अटैकर ने वेब पेज खोला है और फॉर्म के अंदर उसने मलिशियस स्ट्रिंग डाल दिया है, सीक्वल इंजेक्शन वाला। अब इस चीज को अगर आप यूजिंग HTTPS ट्रांसमिट करेंगे तो अटैक तो फिर भी होगा। फर्क यह है कि आपका जो डेटा जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, पर एक दफा सर्वर डिक्रिप्ट कर लेता है तो फिर अटैक तो फिर भी होगा। ठीक है, तो अगर अटैकर जो है किसी वेब पेज के थ्रू सीक्वल इंजेक्शन करना चाह रहा है तो HTTPS प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, पर HTTPS किस सूरत में प्रोटेक्ट करेगी? तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं वैलिड, अच्छा मैं सही यूजर हूँ, मैं कोई अपनी इंफॉर्मेशन डाल के जब एंटर दबाता हूँ और वो इंफॉर्मेशन जब ओवर द इंटरनेट सर्वर तक जा रही है और बीच में कोई अटैकर अगर मेरे पैकेट को रीड करके मेरी जो इंफॉर्मेशन थी उसे रिमूव करके उसकी बजाय सीक्वल इंजेक्शन वाला पार्ट डाल देता है, मैन इन द मिडल अटैक बेसिकली, तो हाँ इस चीज से हम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि HTTPS में स्ट्रिंग सिक्योर इंक्रिप्टेड है, तो मैन इन द मिडल जो है वो अपनी तरफ से मेरे पैकेट के अंदर कोई अपनी मर्जी का सीक्वल अटैक इंजेक्शन अटैक वाला स्ट्रिंग नहीं डाल सकेगा। ठीक है, तो यस HTTPS मैन इन द मिडल अटैक से बचा लेगा, पर अगर अटैकर खुद वेब पेज के ऊपर अपनी मर्जी से अपने वेब पेज खोल के मलिशियस स्ट्रिंग डालते हैं तो HTTPS उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पर ये आपने आइडिया अच्छा दिया है, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी पर्सन आपका काम हर किस्म के सिनेरियो को देखना है। यानी एक सिनेरियो है कि यूजर अपने पेज से अटैक करता है, एक सिनेरियो है कि वैलिड यूजर रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैन इन द मिडल उसे इंटरसेप्ट करके अटैक स्ट्रिंग उसमें कॉपी कर देता है। तो आपने दोनों चीजों से बचना है, और दूसरी चीज से बचने के लिए आप HTTPS इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, दूसरा सोल्यूशन कोई बताएं, इसके अलावा क्या होगा? और क्या सोल्यूशन है? सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन क्या होगा? आप लोगों ने कभी कोई वेब पेज बनाया है जिसके अंदर फॉर्म के अंदर टेक्स्ट डाला हो, ईमेल एड्रेस डाला हो फॉर एग्जांपल, तो आप ईमेल एड्रेस के साथ क्या करते हैं दूसरे एंड पर? सर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नहीं, आप ऑथेंटिकेशन साइट पे निकल गए। मैंने एग्जांपल दिए ईमेल वगैरह का, आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, पर ऑथेंटिकेशन नहीं है। अच्छा, और कुछ? क्योंकि देखिए मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है ना, उसमें क्या होता है, पहले आप एक इंफॉर्मेशन डाल के एंटर दबाते हैं, वो सर्वर तक जाती है, अगर वो ठीक है फिर सेकंड फैक्टर ट्रिगर होता है, फिर आप दूसरी इंफॉर्मेशन डालते हैं। पर द थिंग इज कि पहली इंफॉर्मेशन में ही अगर आपने सीक्वल स्ट्रिंग मलिशियस वाला डाल दिया है तो अटैक तो हो गया ना आपका। पॉइंट समझ आया आपको? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली आपने पहला जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसी को आपने किसी तरीके से रोकना है। एनी अदर आइडिया? सबसे ऑब्वियस, सबसे ऑब्वियस, कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपने पेज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन डाली हो और वो बॉक्स जो है वो रेड कलर का हो जाए? वो रेड कलर का क्यों हो जाता है बॉक्स? सर जब उसकी टाइप की वैल्यू नहीं होती
या फिर उसकी लिमिट की वैल्यू नहीं होती? ठीक है ना, ये अब बातें आपने शुरू की हैं कि आप जो टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, अगर उसकी टाइप गलत है या उसकी लेंथ गलत है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स आपको आगे नहीं जाने देता। तो बेसिकली ये वैलिडेशन की कॉन्सेप्ट है कि आप वैलिडेट करें कि जो स्ट्रिंग डाला जा रहा है वो कैसा है, वो ठीक है कि नहीं। तो पहला डिफेंस तो वही हो जाता है ना कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चीज डाली हुई है वो चेक करें कि वो ठीक लग रही है कि नहीं। यानी अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर आपने अपनी उम्र डालनी है, एज डालनी है, तो एज नंबर होगा, और अगर नंबर के साथ आपने लिखा है और 1 = 1, तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जिसकी एज और 1 = 1 हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अब मैं ये चाह रहा था कि जहां तक आप लोग पहुंच जाए, अब जो है इसकी डिटेल देखते हैं। तो पहला जो डिफेंस टेक्निक होगी वो होगी कि जो आजकल होता है कि आप ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर्स इस्तेमाल करें। किसी को पता है ORM क्या होता है? पढ़े किसी ने? नो सर। अच्छा, ठीक है। बेसिकली आजकल क्या होता है कि कुछ फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर के बेसिकली आपका जो एक क्लास होती है, यानी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको लिंक किया जाता है डेटाबेस के एक ऑब्जेक्ट के साथ। यानी एक वेब पेज है जिसमें आपने अपना यूजर नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना और कुछ डालना है, तो ये एक वेब पेज पे आपका ऑब्जेक्ट बन गया। बैकएंड में क्या होता है, एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी डेटाबेस का एक रो होता है जिसमें आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और बाकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर क्या होता है, ये ऐसे फ्रेमवर्क है जैसे आई थिंक कौन सा हाइबरनेट है, उसके अलावा आई थिंक रूबी और रेज में भी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को लिंक कर देते हैं कि आप फॉर्म के अंदर जो चीज़ें डालेंगे उससे वेब एप्लीकेशन में एक क्लास बनेगी, और वो क्लास जो है वो क्लास बेसिकली आप लिंक कर देते हैं डेटाबेस के टेबल की एक रो के साथ। क्लास में जो चेंज होगी तो वो रो के अंदर कॉपी हो जाएगी, क्लास को आप राइट करेंगे तो रो में कॉपी होगा, क्लास के अंदर आपने कुछ रीड करना है तो रो से उठा के क्लास को पॉपुलेट किया जाएगा। और फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो मैपिंग है उसके लिए जो आपको क्वेरी चाहिए होता है वो फिर फ्रेमवर्क उसे मैनेज कर रहा होता है। यानी फिर आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, वो जो एसक्यूएल क्वेरी है अगर रिक्वायर्ड है तो फ्रेमवर्क खुद लिखेगा। और फ्रेमवर्क जो है वो इस चीज़ को बड़े प्रोटेक्टेड अंदाज में सेफ तरीके से करता है कि अगर आपने एज के अंदर फॉर एग्जांपल 18 और 1 = 1 लिखा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का फ्रेमवर्क होगा वो फौरन चेक कर लेगा कि ये फील्ड जो है ये न्यूमेरिक फील्ड है, इसके अंदर और = वाला टेक्स्ट क्यों आ गया, ये गलत है। तो वो आपका जो लाइब्रेरी होगी वो इस चीज़ को रोक देगी, वो आगे चलने ही नहीं देगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि अपनी तरफ से क्वेरी ना लिखें, आप ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर लिखें, वो सिक्योर होता है, वो अपने वो जितनी क्वेरी रिक्वायर्ड है वो खुद ही बना लेगा और सिक्योर अंदाज में बनाएगा, जो कि टाइप को भी चेक करेगा, जो लेंथ है, जो साइज है उसको भी चेक करेगा, और जहाँ पे कोई मिसमैच होता है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक डिफेंस टेक्निक है। आगे चला, अगला डिफेंस है पैरामीटराइज स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली आप जब आप प्रोग्रामिंग की डिटेल में जाएंगे तो आपको ये आएगा, अभी ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज स्ट्रिंग है select स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू @0। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहली जो वैल्यू पास हो रही है वो पहले प्लेस होल्डर के अंदर कॉपी होगी, दूसरी कोई वैल्यू यूजर ने पास की है तो वो दूसरे प्लेस होल्डर में कॉपी हो जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो आपका एक्चुअल पीछे इंजन रन कर रहा है, डेटाबेस इंजन या फिर आपका जो एप्लीकेशन इंजन रन कर रहा है, वो बेसिकली चेक करेगा कि पहला जो पैरामीटर में वैल्यू पास हुई है
उसकी टाइप और यूजर आईडी की टाइप मैच करते हैं कि नहीं। यानी आप समझ लें प्रिंट एफ अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है तो प्रिंट एफ में क्या होता था कि आप इनपुट को एज पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं कॉमा के बाद एंड पे, और वो चेक करता है कि आपने कॉमा के बाद जो भी वैल्यूज पास की हैं उनकी टाइप और जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसकी टाइप वो मैच करती है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली टाइप चेक और इस तरह की जो चेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपका इंजन डेटाबेस इंजन जो है वो कर देता है कि यूजर आईडी जो है और पहला पैरामीटर जो है उन दोनों की टाइप सेम है कि नहीं फॉर एग्जांपल, और उसमें अगर कोई मसला होगा तो क्वेरी इनवैलिड हो जाएगी, वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर इनपुट को वैलिडेट करना जो कि आप लोगों ने सजेस्ट किया, तो उसमें होता है कि इनपुट जो है अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस का फॉर्म क्या होता है, समथिंग एट समथिंग डॉट कॉम फॉर एग्जांपल। तो अगर ये स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड है तो फिर यही एक चीज वो ढूंढेगा कि ऐड का साइन है और डॉट कॉम का साइन है कि नहीं। उसके अलावा चेक करेगा कि इसमें कोई क्वेरी वाली चीज तो नहीं है, सेमीकोलन। अब ईमेल के अंदर सेमीकोलन का काम क्या है, ठीक है। फिर डेट है, डेट का एक फॉर्मेट होता है, नंबर है उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर इन चीजों से हट के कोई उस टेक्स्ट बॉक्स में चीज डाली गई है, फॉर एग्जांपल स्टार का कैरेक्टर है, सेमीकोलन है, तो इस तरह की चीजों को वो इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ही प्रोहिबिट कर देगा। यानी वो बॉक्स जो है वो रेड हो जाएगा और आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि इस सिंबल की इजाजत नहीं है। ठीक है। और इसी तरह से कोड सेमीकोलन वगैरह वो सारे के सारे इग्नोर कर देगा और आपको सही इनपुट डालने को कहेगा। फिर लेंथ लिमिट्स की भी आपने बात की थी कि एक लिमिट होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स में आप लिमिट डाल सकते हैं। यानी अगर आपकी एज है तो आपकी एज कितने डिजिट्स की होगी, 1 डिजिट की होगी, 2 डिजिट की होगी या 3 डिजिट की होगी। कोई भी इंसान 1000 साल नहीं जीता आजकल, तो 1000 साल जीने का मतलब है कि 4 डिजिट से ज्यादा का स्ट्रिंग नहीं होना, 3 डिजिट से ज्यादा का स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तो आप लिमिट लगा दें। अगर आपका नाम है तो नाम की क्या लेंथ होती है, फर्स्ट नेम है फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट नेम आपका 5 कैरेक्टर का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा। बहुत लंबा नाम है तो चलो 10 कैरेक्टर का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, पर उससे ज़्यादा का तो नहीं होगा ना। तो आप लिमिट लगा दें ताकि इतना बस लिमिट हो कि उसमें नाम फिट आ जाए और क्वेरी डालने की जगह ना बचे। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ सकती है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन डाली है वो जब एप्लीकेशन सर्वर तक पहुंची है वो उसमें देखे कि कोई सीक्वल का कीवर्ड तो नहीं है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, ड्रॉप, सेलेक्ट, डिलीट। अगर है तो फिर वो प्रोग्राम चेक करेगा कि आया ये वैलिड यूजर इनपुट है कि ये कोई गलत किस्म की मलिशियस सीक्वल स्ट्रिंग लग रहा है। यानी देखें, अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाहते हैं कोई लेट्स सपोज गूगल का सर्च बॉक्स है, उसमें आप लिखना चाहते हैं इंसर्ट और आप चेक करना चाहते हैं कि इंसर्ट, आप सर्च करना चाहते हैं कि वेब कौन से वेब पेजेस हैं जिनके अंदर इंसर्ट का लफ्ज आया है। तो द थिंग इज कि वहां पे तो इंसर्ट एक वैलिड रिक्वेस्ट है। तो फिर गूगल का जो जब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तो को पहुंचेगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि चेक करे कि ये जो इंसर्ट डाला है यूजर ने ये एक वैलिड सर्च स्ट्रिंग है या ये इसने कोई सीक्वल का स्ट्रिंग डाला है। और अगर सीक्वल का स्ट्रिंग है तो वो फिर आइडेंटिफाई करके उसे एग्जीक्यूट ना करे। और अगर वैलिड था कि यस बाकी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इंसर्ट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस हैं वो ढूंढना चाहता है तो फिर वो कर दे। ठीक है। तो ये फिर एप्लीकेशन का काम होता है डिटरमिन करना कि आया ये लफ्ज अगर इस्तेमाल हुए हैं तो ये क्वेरी की मलिशियस क्वेरी की फॉर्म में इस्तेमाल हुए हैं या ये एक वैलिड यूजेज हुआ है। और एक और जो डिफेंस होता है वो होता है कि आप लिमिट कर दें डेटाबेस परमिशंस को,
और यूजर्स को सेग्रीगेट करें। यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल एक यूजर है जिसने सिर्फ रीड वाली इंफॉर्मेशन, रीड वाली क्वेरीज की एक्सेस होनी चाहिए। यानी मैं एक यूजर हूँ, सॉरी आप एक यूजर हैं जो कि ग्रेडिंग पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लॉगिन करेंगे या आपके आईपी एड्रेस से कोई लॉगिन आएगा रिक्वेस्ट, तो अगर वो कोई मलिशियस स्ट्रिंग है भी तो डेटाबेस वुड इंश्योर कि रीड की तो आपको इजाजत मिल जाए पर मॉडिफाई की इजाजत ना आपको मिले। तो अगर आपने सीक्वल स्ट्रिंग में कोई मॉडिफाई वाला मलिशियस कोड डाला है तो सर्वर जो है उसे इग्नोर कर देगा, क्योंकि आपके आईपी एड्रेसेस से अगर राइट की रिक्वेस्ट आ रही है तो चांसेस आर कि वो मलिशियस है, वो इग्नोर कर देगा। यानी इसका आप ये एग्जांपल देख लें कि अगर मैं घर से बाहर से एक्सेस करना चाहता भी ग्रेडिंग पोर्टल को तो मुझे ग्रेड एंटर करने की इजाज़त नहीं मिलती। तो वो बेसिकली यही बात होती है कि आप सेग्रीगेट कर दें कि हर कोई राइट नहीं कर सकता, ताकि अगर कोई मलिशियस स्ट्रिंग रन हो भी जाए तो मैक्सिमम वो रीड ही करे, टेबल को मॉडिफाई ना करे और टेबल को एक सर्टेन प्रोटेक्शन मिल जाए। इज दिस क्लियर क्लास? और आखिरी जो डिफेंस टेक्निक है वो है कि आप एरर रिपोर्टिंग को हाइड कर दें। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो एक लंबा चौड़ा सा कोई एरर मैसेज नजर आ जाता है, येलो रंग का डब्बा होता है, नीचे रेड कलर का डब्बा होता है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है कि फलानी क्वेरी रन हुई या फलाने फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश की, वी डजंट एग्जिस्ट, इस तरह के मैसेज आपको नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि आपका जो भी सर्वर है, डेटाबेस सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर, उसको आप उसके एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे सेट कर, उसे ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि अगर कोई एरर हुआ भी है तो वो वेब पेज के ऊपर नजर ना आए। और इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि एरर अगर डिटेल में वेब पेज के ऊपर नजर आ जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक हो रही होती है। यानी टेबल का नाम क्या था, उस टेबल के अंदर फील्ड्स क्या थी, अगर ये इंफॉर्मेशन अटैकर को पता लग गई है तो वो अपना अगला सीक्वल इंजेक्शन अटैक जो है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता है। यानी जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना ज्यादा आसान हो जाता है अटैक कंडक्ट करना। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगर ऐसे करें कि अगर एरर हुआ भी है तो एटलीस्ट जो वेब पेज है उस पर नजर ना आए कि क्या एरर था। ठीक है, बैकग्राउंड में किसी लॉग के अंदर स्टोर हो जाए जिसे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रीड कर सकते हैं, दैट इज फाइन। पर वेब पेज पे जो हमें नजर आ जाता है ना कि ये एरर हुआ है, वो हमें नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफेंस टेक्निक्स थी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो यूएमटी की वेबसाइट को टैग करते हैं, और जो यूएमटी का पेज था उसमें मैंने सिंपल क्वेरी स्ट्रिंग डाल दिया, कोट और कोट कोट इज इक्वल टू कोट कोट और आगे डैश डैश। मैंने कहा कि चलो आज यूएमटी के पेज को जो है हैक करते हैं, और फिर ये मैसेज नजर आ गया, सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। व्हाई हैव आई बीन ब्लॉक्ड? तो वो मैसेज लिखा हुआ है कि देयर आर सेवरल एक्शन दैट कुड डू दिस, और उसमें एक चीज है सबमिटिंग अ सर्टेन वर्ड और फ्रेज, अ सीक्वल कमांड और मैल फॉर्म डेटा। यानी अक्लमंद है यूएमटी का सर्वर कि उसने देख लिया कि अगर कोई सीक्वल इंजेक्शन करना चाह रहा है तो उस क्वेरी स्ट्रिंग को ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं होता, पर एक दफ़ा ही गलती होनी होती है, और वो गलती अगर अटैकर ने पकड़ ली तो फिर जो है सिस्टम का बहुत सीवियर नुकसान हो सकता है। ठीक है, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। एनी क्वेश्चन क्लास? यानी आज बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से डेटाबेस एप्लीकेशन जो होती है उसमें वल्नरेबिलिटी को टारगेट करके आप उसे अटैक कर सकते हैं, और वो वल्नरेबिलिटी है सीक्वल इंजेक्शन की। अगर इस चीज़ के खिलाफ डेटाबेस ने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया या एप्लीकेशन सर्वर ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो आप काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, थैंक यू, इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।